हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम तेज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तीन मकामात पर इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। कांग्रेसी लीडर भी इंतखाबी मुहिम में होंगे शामिल। छह रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी का गलबा, 4 सीटों पर हासिल की कामयाबी। आरजेडी उद्धव ठाकरे के धड़ल्ले की शिवसेना और टीआरएस के उम्मीदवारों ने दीगर सीटों पर दर्ज की जीत। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर। 4 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 7 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 2 रोजा दौरे पर आज होंगे रवाना। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ के साथ आला सतही की करेंगे बातचीत। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन का ब्राजील का 2 रोजा सरकारी दौरा। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर 8 नवंबर को ब्राजील की पार्लियामेंट में मुनक़िद इजलास में करेंगे शिरकत। और हवा के मेयार में बेहतरी के साथ मरकजी हुकूमत की हवा के मेयार की एजेंसी CAQM ने ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे मरहले को वापस लेने का किया ऐलान। गैर BS6 हल्की गाड़ियों और ट्रकों को दिल्ली NCR में दाखिल होने की इजाजत। सरकारी मुलाजमतों में माशी तौर पर कमजोर तबकात को 10% रिजर्वेशन देने वाली 103वीं आईनी तरमीम के जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अदालत उस्मा सुनाएगी फैसला। तवील समाअत के बाद 27 सितंबर को अदालत ने अपना फैसला रखा था महफूज। कैंसर से मुतालिक बेदारी का कौमी दिन आज। हर साल 7 नवंबर को कौमी सतह पर मनाया जाता है ये दिन। कैंसर की बीमारी के हवाले से लोगों में तालीम और बेदारी को बढ़ाना है इसका मकसद। और खेलों में होलर रोने ने पेरिस मास्टर्स मेंस सिंगल्स का खिताब किया अपने नाम। दिलचस्प मुकाबले में हॉलगर ने सर्बिया के स्टार खिलाड़ी जोकोविच को 3-6, 6-3, 7-5 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में कई इंतखाबी जलसे करेंगे। जेपी नड्डा शिमला, कोटखाई और रोहडू में इंतखाबी तशहीर करेंगे। वज़ीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह हमीरपुर और बीजानाथ में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस लीडरों ने भी इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम सियासी जमातें वोटरों को अपने हक में वोट करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 असेंबली सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 4 सीटें जीत कर अपना दबदबा बरकरार रखा है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने आदमपुर हलके से ज़िमनी इंतखाब जीत लिया है। बीजेपी के अमन गिरी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की गोला गोरनानाथ सीट से जीत हासिल की है। वहीं बिहार में 2 सीटों पर हुए इंतखाबात में 1 सीट में बीजेपी और 1 सीट आरजेडी के हिस्से में आई है। महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए असेंबली इंतखाबात में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। यहां किसी बड़ी सियासी जमात ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने आदमपुर ज़िमनी इंतखाब में जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 15,740 वोटों के फर्क से शिकस्त दी।
दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद पार्टी दफ्तर के बाहर पार्टी कारकुनान ने जश्न मनाया। यहां समाजवादी पार्टी दूसरे मकाम पर रही। उधर बिहार में गोपालगंज और मोकामा असेंबली सीट के भी नताइज का ऐलान किया गया। गोपालगंज ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने 1794 वोटों से जीत हासिल की। ये सीट पहले भी बीजेपी के पास ही थी। वहीं मोकामा असेंबली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाब में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने 16,741 वोट्स के फर्क से जीत दर्ज की। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहां की वाहिद अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए असेंबली ज़िमनी इंतखाब में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार रतूजा लटके ने बहुत ज्यादा फर्क से जीत दर्ज की है। यहां पर किसी भी बड़ी सियासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था। ये जीत आदमपुर की है, आदमपुर की महान जनता की, 36 बिरादरी के हमारे परिवार की, जिन्होंने एक बार पुनः हमारे घर, हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए हैं, सबको जीत ही मेरा जीत है। तेलंगाना के मुडुगोडे असेंबली ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार कुसु कुंतला प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी के कमेटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को मात देकर सीट पर कब्जा किया। इस सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार इंतखाब में वो तीसरा मकाम ही हासिल कर पाई। ओडिशा के धामनगर असेंबली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी के सूर्यवंशी सूरज ने बीजू जनता दल के अवंती दास को शिकस्त दी। वाज़ेह रहे कि बिहार की 2, जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा की एक सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। उम्मीदवार मुतालिका रेटिंग अफसर के दफ्तर में हफ्ता समय तमाम काम के दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। एमसीडी के इंतखाबात के लिए पोलिंग 4 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। काबिल जिक्र है कि 250 वार्डों के लिए पोलिंग होगी। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त कौमी राजधानी में 1,46,73,000 से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अदालत उज़्मा मुलाजमतों और तालीम में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबक़ात यानी कि EWS के लिए 10% रिजर्वेशन के जवाज़ को चैलेंज करने वाली मफाद आमा की अर्जियों पर आज अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस UU ललित की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने रिजर्वेशन से मुतालिक सवाल करने वाली दरख्वास्तों पर 7 दिन की तवील समाअत के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस ललित और जस्टिस भट्ट इस मामले में 2 अलग अलग फैसले सुनाएंगे। अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान इस वक्त के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए EWS रिजर्वेशन के इल्तिजाम की पुरजोर हिमायत की थी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया था कि 10% EWS रिजर्वेशन दर्जे फहरिस्त जातों, दर्जे फहरिस्त कबाइल, SC, ST और दीगर पसमानदा जातों यानी कि OBC और आम जुमरे के लिए मुकर्ररा 50% रिजर्वेशन के तहत नहीं आता है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़्याल किया जाएगा। एस जयशंकर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर तिजारत और सनत डेनिस मॉन्टरोफ से भी मुलाकात करने का प्रोग्राम है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़्याल किया जाएगा।
वहीं उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन आज से ब्राज़ील के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वी मुरलीधरन 8 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर ब्राज़ील के पार्लियामेंट में मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। वी मुरलीधरन अपने दौरे के दौरान ब्राज़ील के नायब सदर से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वो साओ पाउलो में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वी मुरलीधरन के दौरे से भारत और ब्राज़ील के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी में कदरे बेहतरी के बाद दिल्ली हुकूमत ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के चौथे मरहले को वापस ले लिया है और ग्रैप के हटाए जाने से दिल्ली में लगाई गई कई पाबंदियां हट जाएंगी। लेकिन हुकूमत ने फिलहाल दिल्ली में नाफिज ग्रैप के 1 से 3 मराहिल को बरकरार रखने का फैसला किया है। ग्रैप 4 हवा के मयार में बहुत ज्यादा खराब होने के बाद नाफिज किया गया था। 3 नवंबर को जारी हुए हुक्मनामे में ग्रैप की ज़ैली कमेटी ने फौरी तौर पर हटा दिया है। ये फैसला दिल्ली एयर मैनेजमेंट कमीशन की मीटिंग में किया गया। ग्रैप के चौथे मरहले के निफाज के बाद तामीरात और कचरा जलाने, तामीराती साजो सामान को बाहर खुले में रखने और BS6 इंजन ना होने की सूरत में और 4 व्हीलर्स गाड़ियों पर पाबंदी जैसी कई पाबंदियां हटा दी जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कच्ची आबादियों की बाज़ाबादकारी के लिए दिल्ली के कालकाजी में वाक़े यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और प्री योजना से तामीर किए गए 3024 नए तामीर शुदा EWS फ्लैटों की चाबियां मुस्तफीद लोगों के हवाले की। फ्लैट मिलने से इन बेघर अफराद के मकान का ख्वाब पूरा हो गया है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे गए, वायदा करे कि अब उठाएंगे। मैं भी उम्मीद करते कि जवानी में उठ जाती, कहीं अपना काम का धंधा ढूंढ लेती, मगर अब बुढ़ापे पे मेरे को मोदी ने जगह दी है। उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम बुढ़ापे पे तो मकान मिला। हमारी एक सुखद दिन आया है, जो नरक जिंदगी हम लोग जी रहे था, आज मोदी जी का द्वारा आज हमारी नरक से स्वर्ग में ले आ रहा है। ये दर्द उन होठों का है जिन्होंने सारी जिंदगी गंदी गलियां देखी हैं, घर के आगे बहते नालों को देखा है, बैतुल खला, पानी, बिजली के लिए लंबी लंबी कतारें देखी हैं, जिंदगी की कश्मकश में कभी सुकून नहीं देखा। अब जब के सुकून मिल गया है, चिरौंजी लाल की खुशी रुके नहीं रुक रही है। चिरौंजी लाल का ख्वाब पूरा हो गया है। कालकाजी में वजीर आजम के जरिए दिए गए 3024 फ्लैट्स में से एक नाम चिरौंजी लाल का भी है। पहले शादी ब्याह में दिक्कत होती थी, कहाँ से आयो जी, कि झुग्गी वाले हैं, शादी ब्याह नहीं होते थे बच्चों के। अब हो सकता है यहाँ से अच्छी वो देख के होगा, अच्छा ही होगा जो भी होगा। PM तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिंदगी के आगाज से लेकर घर में आने तक एक मरहला गुजर गया, एक नस्ल जवान हो गई। अभी ये मिला है तो इससे तो हमें ये है कि स्पेस की भी कमी नहीं है, बाथरूम जाने की भी कमी नहीं है, प्लस अच्छी जगह है, रहने के लिए भी थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, रहने के लिए अच्छी सोसाइटी मिली है। मतलब एक झुग्गी से इस अपार्टमेंट में आना बहुत बड़ा टास्क है। चिरौंजी लाल जैसे हजारों लोग हैं जो गांव से हिजरत करके शहर आए। शहर ने चमक दमक तो दी, लेकिन घर मिला कालकाजी के कैंप में। कच्ची आबादियों में अपनी सकाफत, समाजी ताने बाने, 40-50 साल रहने के बाद रिश्ते भी जवान हो गए। अब एक बार फिर उजड़ने की बारी थी, जब हुकूमत ने झुग्गी के बाशिंदों को कहीं दूर घर देने की बात कही थी। पूजा 1 साल की थी जब दिल्ली आई थी, अब बच्चे 22 साल के हो चुके हैं। खुशी है कि जहां झुग्गी थी वहां अब मकान मिला है। दूर मिलता तो मैं नौकरी नहीं जा सकती थी, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, मैं वहाँ नहीं कर पाती, मुझे आने जाने में टाइम लगता, आधा ध्यान इन बच्चों में लगा रहता कि बच्चे क्या करेंगे, घर में कैसे है। बस यहाँ मिलने की अब बहुत अच्छा है, जो मोदी जी ने कहा है जहाँ रहना वहीं देना, वो बहुत अच्छा किया। सभी को मकान फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने दिल्ली की 376 कच्ची आबादियों में बाज़ाबादकारी का काम शुरू किया है, जहां सफाई हो, कम्युनिटी पार्क हो, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, साफ पानी की फरहमी जैसी सहूलतें लोगों को मयसर हों। मोदी जी ने हमें घर दिया, हमें बहुत खुशी है, उनका आभार। ऐसे हम सोच भी नहीं सकते थे अपने फ्यूचर में, क्योंकि इतना पैसा होता ही नहीं है कि हम एक सोसाइटी में घर ले सकें, इसलिए हम लोग ज़्यादा ही बहुत खुश हैं। दिल्ली के बाकी हिस्सों में भी आशियाने की आस में रहने वालों को मंजिल मिलेगी।
मुनासिब सहूलतें मिलेंगी। सहूलत से आरास्ता बेहतर और सेहतमंद जिंदगी मिलेगी। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने 40 से 50 साल तक झुग्गी की मलिन बस्तियों में अपनी ज़िंदगी गुजारी और उन मलिन बस्तियों में ही उन्होंने एक सपना देखा था, एक अदद छत का सपना। और आज कहीं जाकर लगता है कि उनका सपना साकार हुआ है जब उन्हें उनके मकान की चाबी मिली है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, कालका जी। और मौसम सरमा के आगाज के साथ ही हिमाचल प्रदेश में बर्फ की चादर नजर आने लगी है। लाहौल स्पीति की वादियों में ताज़ा बर्फबारी के बाद ऊंची वादियां मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी की वजह से यहां की सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिसका ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ रहा है। और मुल्क भर में आज कैंसर के तई बेदारी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों में कैंसर की तशखीस और इसके जल्द इलाज और रोकथाम के बारे में बेदारी लाना है। काबिल जिक्र है कि ये बीमारियों का एक बड़ा मजमुआ है जिसमें गैर मामूली खलियात बेकाबू होकर बढ़ जाते हैं और अपनी मामूल की हद से बढ़कर जिस्म के करीबी हिस्सों पर हमला करते हैं या दूसरे आज़ा में फैल जाते हैं। ये जिस्म के किसी भी आज़ा या टिश्यू में हो सकता है और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया भर में दूसरी मुहलिक तरीन बीमारी है। और माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्मुल शेख में अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती सरबराह इजलास के 27वें इजलास में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह किया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल ये इजलास 6 से 18 नवंबर तक मुनक़िद हो रहा है। इजलास में इंडियन पवेलियन में तमाम ममालिक के नुमाइंदों का खैर मकदम करते हुए मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती तब्दीली के पेचीदा मसाइल का आसान हल फराहम किया है। भारत इस मसले का नहीं बल्कि हल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि आबो हवा से मुतालिक इक़दामात ज़ैली और इनफरादी सतह पर शुरू होते हैं और इसी मकसद से इंडियन पवेलियन को लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के थीम के साथ डिज़ाइन किया गया है। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक कोप 27 मौसमियाती सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच गए हैं। वो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। उम्मीद है कि वो तमाम रहनुमाओं से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए गुज़िश्ता साल मौसमियाती सरबराही इजलास में किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करेंगे। यूक्रेन के मशरिकी डोनेस्टिक के इलाके में शदीद जंग जारी है। वहीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी ये अफवाज मशरिकी डोनेस्टिक के इलाके में रूसी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने रूस पर यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर नए हमलों की तैयारी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस एक बार फिर अफवाज को हमला करने के लिए मुतहर्रिक कर रहा है और हमारे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले की पुरजोर तैयारी में है। और ब्राज़ील के सदारती इंतखाबात में सदर जायर बोल्सोनारो की शिकस्त के बाद से उनके हामी गुस्से में हैं। बाएं बाजू के लीडर लुला डी सिल्वा की जीत के कुछ हफ्तों बाद बोल्सोनारो के हजारों हामी सड़क पर उतर आए और हामियों ने मुल्क की फौज से जारी बहरान में मदाखलत करने का मुतालबा किया है और इंतखाबी नताइज को भी मुस्तरद कर दिया है। हामियों ने अपने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान ब्राज़ील का झंडा लहराया और नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ ब्राज़ील के नौमुंतखब सदर लुला डी सिल्वा के हामियों ने दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरियो में साहिल पर उनकी जीत का जश्न मनाया। वहीं तंजानिया में इतवार को एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 19 अफराद हलाक हो गए। हादसे के बाद इंतजामिया ने बचाव मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस कमांडर ने बताया है कि खराब मौसम के बाइस तैयारा झील में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में कई अफराद को बचा लिया गया है, ताहम इमदादी काम अभी भी जारी है। और खेल की खबरों में डेनमार्क के हॉलगर रू ने
पेरिस मास्टर का मेंस सिंगल टाइटल जीतने में कामयाब हो गए हैं। 19 साल नौजवान खिलाड़ी ने सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। इतवार को खेले गए एक दिलचस्प फाइनल मुकाबले में हॉलगर ने दिफाई चैंपियन जोकोविच को 3-6, 6-3 और 7-5 के फर्क से कामयाबी हासिल की। हॉलगर ने साल की शुरुआत में फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद मजबूती से आगे बढ़ते हुए आलमी दर्जेबंदी के टॉप 10 में शामिल 5 खिलाड़ियों को शिकस्त देकर मास्टर 1000 का खिताब जीत लिया, जो एक नया रिकॉर्ड है। इस मैच में हॉलगर रू ने अपने मुसलसल चौथे एटीपी टूर्नामेंट में खेल रहे थे और उन्होंने गुज़िश्ता 21 मैचों में से 19 मैच जीते हैं। मई T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 मैचों के खत्म के साथ ही सेमीफाइनल में 4 टीमों का फैसला हो गया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहले ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इसके साथ ही दूसरे ग्रुप से भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आगे बढ़ते हैं, जहां टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा, वहीं दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल की फातेह टीमें फाइनल मैच 13 नवंबर को मेलबोर्न के क्रिकेट ग्राउंड में खेलेंगी। और जिम्बाब्वे पर मिली जीत के बाद भारतीय मद्दाहों में काफी जोश और खरोश देखा गया है। अपने ग्रुप में सरफहरिस्त भारत का सामने सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा और भारतीय शायकीन को उम्मीद है कि भारतीय टीम इंग्लैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाएगी और फिर खिताब भी अपने नाम कर लेगी। मेलबोर्न में मौजूद भारतीय शायकीन से बात की हमारे नुमाइंदे अभिषेक महाजन ने। टीम इंडिया की एक और शानदार जीत जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रनों से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की और टेबल को टॉप किया 8 अंकों के साथ। आप देखिए दोनों ग्रुप में टीम इंडिया के सबसे ज्यादा अंक हैं। आप दूसरे ग्रुप में भी देखिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के 7-7 अंक हैं, लेकिन भारतीय टीम ने 8 अंकों के साथ सुपर 12 जो पहली स्टेज है उसमें 8 अंक अर्जित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की जिम्बाब्वे के खिलाफ, कैसे बधाई देना चाहेंगे? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हालांकि हमें पहले ही पता चल गया था कि इंडिया टॉप करने वाली है टेबल को और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। जैसे ही साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, हमें तभी पता चल गया था, लेकिन हमारा जोश तभी भी बरकरार था। मैच देखने के लिए, सूर्य भाई को देखने के लिए, कोहली भाई को देखने के लिए लाइव हम बहुत ही उत्सुक थे। सभी ने बहुत एंजॉय किया। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में था, हमें बेसब्री से अब इंतजार था सबको। चलिए दो मैचेस में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं और 2 मैचेस में सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक खेलेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन सेमीफाइनल में अगर टीम इंडिया को जीतना है तो इन खिलाड़ियों का चलना जरूरी है। बिल्कुल चलना जरूरी है और वो बिल्कुल अच्छा चलेंगे। अब तक इतना स्मूथ चलता है, इतना मतलब अप्स एंड डाउन चलते रहे हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते। और वाकई में पूरी उम्मीद है और हमारी दुआएं उनके साथ है। बिल्कुल अच्छा करेंगे और खेलेंगे और बिल्कुल फाइनल में जाएंगे और होपफुली फाइनल भी जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल में टीम इंडिया पहुंचेगी। सेमीफाइनल में जो एडिलेड में होने वाला है उसमें इंग्लैंड को मात देगी। भारत पाकिस्तान का मुकाबला सब उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनल एमसीजी में भारत पाकिस्तान का ही होगा। आपका क्या मानना है? दूरदर्शन का मेलबर्न में स्वागत है और हम पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा और इंडिया जीतेगी। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। सभी यही चाहते हैं कि टीम इंडिया जीते, लेकिन वो बेस्ट प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होना चाहिए अगले मैच? एटलीस्ट चाहल को चांस देना चाहिए, लेकिन अक्षर पटेल इतना कामयाब नहीं हो रहे। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट चाहल को एक मैच एटलीस्ट सेमीफाइनल में उसको चांस मिलना चाहिए। आई नो विनिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी उसको मौका मिलना चाहिए। एडिलेड भारतीय टीम का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है, खासकर विराट कोहली के लिए। विराट कोहली वहां पर बल्लेबाजी करना काफ़ी पसंद करते हैं, तो विराट कोहली के बल्ले से आपको क्या लगता है, रन एक बार फिर से आ रहे हैं? हाँ जी, जरूर लगता है, क्योंकि इस बार भी एडिलेड में विराट कोहली जब ऐसा नॉकआउट होता है तो वो जरूर ही 50 रन मिनिमम वो लगाएंगे, ऐसा अंदाजा लगता है।
चलिए एक बार फिर से फाइनल सब कह दीजिए, टीम इंडिया वर्ल्ड कप इस बार जीतने जा रही है और 15 साल का सूखा खत्म। No doubt. Melbourne, we have Melbourne fans waiting for that moment, and it's going to be a big celebration here in MCG. 2011 में भी ऐसा हुआ था कि टीम इंडिया सिर्फ साउथ अफ्रीका से हारी थी और वर्ल्ड कप जीती थी, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि शायद वही हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट होगी और 15 साल का सूखा टीम इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीती थी। सभी का यही मानना है कि 15 साल का सूखा एक बार फिर से खत्म होने जा रहा है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, मेलबर्न, DD न्यूज़। कप हमारा है, कप हमारा है। Thanks to the Russians. और नाज़रीन अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डालें। सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसकी शह सुर्खी है हिमाचल इलेक्शन, बीजेपी के मंशूर में ख़वातीन पर खुसूसी तवज्जो यहाँ पे दी गई है। सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन देने और तालिबात को साइकिल और स्कूटी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें ली गई है, आपको बता दें कि गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद सह-रोज़ा बैनुल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर सेमिनार ख़ताम पज़ीर हो गया है। और गुजरात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो किया है उसको भी सुर्खी बनाया गया है। और इसके आगे जो हमने खबर ली है, जो हमने अभी आपको बताया कि गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद सह-रोज़ा बैनुल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर सेमिनार ख़ताम पज़ीर हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली में दस्तकारी भवन बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सरस फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, जहां पर लोगों का जम खफीर देखा जा रहा है। मरकजी वजारत की निगरानी में मुनक़िद मेले का मकसद ख़वातीन को बाख्तियार बनाना है और यहाँ पर मेले में 17 रियासतों के लजीज पकवानों का संगम देखा जा रहा है। और ये मेला आपको बता दें कि 10 नवंबर तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी सफ़े पर यहाँ पर एक खबर शाये हुई है कि ईरान ने कायम 100 सैटेलाइट कैरियर का तजर्बा किया है और मिसाइल के तजर्बात पर परेशान कुन है, ये बाइडन ने कहा है। अमेरिकी सदर का ईरान पर पाबंदियां लगाने का इंतबा। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा इनकलाब से जो हमने खबर ली है वो आपको बता दें कि सफ़े अव्वल की ही खबर है। यहाँ पे चीफ जस्टिस यूयू ललित की अलविदाई आज होगी। दरअसल 8 नवंबर को सरकारी तातील होने की वजह से रस्मी बेंच की कार्रवाई आज के दिन यानी कि 7 नवंबर को ही होगी और सुप्रीम कोर्ट से इसको लाइव नश्र किया जाएगा। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। नाज़रीन अब वक्त हुआ जाता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़ जाते हैं राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले की खूबसूरत झलकियों के साथ, जहां गैर मुल्की सयाह भी शामिल होकर इसका मजा ले रहे हैं और आप भी इनसे महसूस हो। और हमें दें इजाज़त, आदाब।